नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां जयपुर से इस वक्त की खबर। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन। 2 आरपीएस अफसर और 1 जेल अधिकारी पर कार्रवाई की गई। हत्या केस से लेकर बजरी माफिया मामले तक गाज गिरी और महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक सरोज बिश्नोई को निलंबित किया गया। जयपुर महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक जोधपुर में एसीपी दिरावर सिंह पर कार्रवाई की गई है और इस मामले को लेकर के एक्शन लिया गया। हत्या के मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप है। बजरी माफिया कार्रवाई में लापरवाही पर गाज गिरी है। आरपीएस अधिकारी लाभूराम बिश्नोई के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं और इसी को लेकर के ये एक्शन इस दौरान लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये स्पीच बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक्शन लिया। 2 आरपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1 जेल अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है और इस दौरान हत्या मामले को लेकर के बजरी माफिया मामले पर यह गाज गिरी है। और आपको यह भी बताएं कि महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और जोधपुर में एसीपी दिरावर सिंह पर भी यह कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बताएं कि बजरी माफिया कार्रवाई मामले को लेकर के यह एक्शन लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। 2 आरपीएस अफसर और 1 जेल अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। हत्या केस से लेकर बजरी माफिया मामले तक अलग अलग चीजों पर, अलग अलग मामलों पर एक्शन लिया गया है। महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक सरोज बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। जयपुर महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक है और जोधपुर में एसीपी दिरावर सिंह पर भी कार्रवाई की गई है। हत्या के मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप है और इसीलिए इस मामले पर एक्शन लिया गया है। वहीं बजरी माफिया कार्रवाई में लापरवाही पर गाज गिरी है। आरपीएस अधिकारी लाभूराम बिश्नोई के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है और प्रदेश में अनियमितता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने पर राजस्थान पुलिस सेवा यानी आरपीएस के 2 अधिकारियों और जेल सेवा की 1 अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। और इनमें जयपुर महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और 1 आरपीएस अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जबकि दूसरे आरपीएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित मानते हुए इस पर कार्रवाई सामने आ रही है। और वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश दे दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि अपराध होने पर अब जवाबदेही तय होगी और संबंधित आईजी और एसपी भी इसको लेकर जिम्मेदार होंगे। सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे अपराधी नेटवर्क को खत्म करने, अवैध हथियारों पर विशेष अभियान चलाने और ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ने के निर्देश भी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई है और यह सब कुछ सुनिश्चित मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अपराधियों पर अब सीधा प्रहार, आईजी एसपी की बढ़ी जवाबदेही। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरे नेटवर्क का करें सफाया। संगठित अपराध पर टारगेट, ड्रग माफिया पर आर्थिक चोट। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ अब और सख्त एक्शन की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी काफी नहीं होगी, अपराध की जड़ तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। और अगर किसी जिले में गंभीर अपराध होता है तो उसकी जवाबदेही संबंधित आईजी और एसपी की भी होगी। कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा, क्राइम पर आईजी एसपी की जवाबदेही। कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। बदमाशों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, फंडिंग और सप्लाई चेन को खत्म करना होगा। प्रदेश में हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ दी जाएगी। नशा तस्करों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई होगी। अवैध संपत्तियां चिन्हित कर जब्त कुर्क होगी, ध्वस्त करने की कार्रवाई तेज की जाए। हवाला कारोबार, भूमाफिया पर भी कार्रवाई। अपराधियों के आर्थिक स्रोत बंद किए जाएं। साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति, साइबर अपराध का कोई भी नेटवर्क बचना नहीं चाहिए। बैठक में अवैध हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल पर भी गंभीर चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान चलाकर हथियारों की तस्करी और अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों से साफ संकेत है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर
जवाबदेही आधारित व्यवस्था लागू करने पर जोर दे रही है। आईजी और एसपी की जिम्मेदारी तय करने से लेकर अपराधी नेटवर्क, अवैध हथियार और ड्रग माफिया पर एक साथ प्रहार की रणनीति बनाई गई है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। और वहीं राजस्थान में तबादलों की सूची जारी होते ही कई जिलों में बवाल मच चुका है। कहीं स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया, तो कहीं छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं, कहीं हाईवे जाम कर दिया गया, तो कहीं प्रिंसिपल की बहाली की मांग पर आंदोलन शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह कि क्या तबादलों की कीमत बच्चों की पढ़ाई चुका पाएगी? एक जरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तबादलों पर तकरार, छात्रों का बवाल। स्कूलों पर ताले, पढ़ाई किसके हवाले? टीचर प्रिंसिपल गए, छात्र सड़क पर आए। तबादलों की सूची आई और स्कूलों में सन्नाटा नहीं, हंगामा शुरू हो गया। कहीं छात्राओं ने धरना दे दिया, कहीं स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, तो कहीं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू हो गया। सबसे पहले बात करौली की, जहां टोडा भीम के भीमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल के तबादले का विरोध तेज हो गया। प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद बैरवा का ट्रांसफर लेटर के आया, छात्र नाराज हो गए। छात्र स्कूल परिसर में धरने पर बैठ गए, मेन गेट पर ताला जड़ दिया। मांग साफ है, पहले प्रिंसिपल की बहाली, फिर पढ़ाई। भीलवाड़ा में तो विरोध और उग्र हो गया। अरवट गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक रामेश्वर चौधरी के ट्रांसफर से छात्र सड़क पर उतर आए। हाईवे 148 को जाम कर दिया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योग्य शिक्षकों को हटाने से पढ़ाई प्रभावित होगी। सीकर के दरीबा गांव में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आई। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के तबादले के विरोध में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया, नारे लगाए और तबादला आदेश वापस लेने की भी मांग की। छात्रों का कहना है, बीच सत्र में शिक्षकों को हटाने से पढ़ाई पर असर पड़ेगा। कहीं तबादलों के खिलाफ प्रदर्शन, तो कहीं शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए। सिरोही और जालोर में स्कूलों में पढ़ाने वाला कोई नहीं, लेकिन तबादलों की फाइलें तेजी से दौड़ रही हैं। ये बच्चों की पुकार है। सिरोही के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिरोड़ी में शिक्षकों की कमी के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। आज महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोड़ी, वहीं जालोर में भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर नाराजगी दिखी। छात्रों का कहना है कि कई विषयों के शिक्षक पहले से ही नहीं है, नतीजा क्लासरूम खाली और पढ़ाई ठप। हमारे स्कूल से 2 साल से टीचर जा रहे हैं, एक भी आई नहीं है। सेकंड ग्रेड का एक भी टीचर नहीं है, और जो फर्स्ट ग्रेड है उसके 2 टीचर लगे हुए हैं, और बाकी L1, L2 एक भी टीचर नहीं है। 25 पद है, उनमें से 7 पद भरे हुए हैं, उनमें से भी 1-2 टीचर है जो ऑफिस का काम करते हैं, बाकी 18 पद खाली है। अब उन 18 पदों की भरपाई कौन करेगा? ये बोले 4 टीचर लगाएंगे, और भी इसका ही नहीं, तो 4 टीचर से होगा कि 18 पद खाली है ना, तो 18 पद की भरपाई करो। और बोल रहे इंग्लिश का टीचर नहीं लगाएंगे, क्या आपकी व्याख्या तो नहीं है इंग्लिश में 11th में, और हमारे इंग्लिश का टीचर कब से नहीं है, और हम लोगों को नॉर्मल इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर कैसे होगा हमारा भविष्य? 2 सालों से इंग्लिश में टीचर नहीं है, और अभी बोल रहे हैं कि 10 दिनों में आपके टीचर आएंगे। 2 सालों में नहीं आएंगे, 10 दिनों में क्या ही आएंगे? और 2 वर्षों से हमारे स्कूल से ट्रांसफर हुए और एक भी शिक्षक आए नहीं है अभी तक। मांग रहे हैं कि हमारे टीचर और अगर बोल रहे हैं ना कि सेकंड ग्रेड के टीचर नहीं है, कि उनका प्रमोशन हो गया, तो हमारे स्कूल से जो टीचर थे उनको वापस लाओ। प्रमोद जी सर है, रवि जी सर है, प्रकाश जी सर है, उनको ही वापस लाओ ना। तबादले सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। करौली से लेकर भीलवाड़ा और सीकर तक एक ही मांग सुनाई दे रही है, शिक्षकों को वापस लाओ, पढ़ाई बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ बुटाटी धाम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कुछ लोग सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं की तरह आज भी कुछ लोग आस्था पर साजिशन हमले कर रहे हैं।
बूटाटी धाम के लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि ये चंदा चोरी। अब बूटाटी धाम में तो कांग्रेस के व्यक्ति थे, जो उसके जो मैनेजमेंट जिनके हाथ में था वो कांग्रेस के थे, और उनकी पत्नी कांग्रेस की पार्षद भी रही है। पता नहीं, अब डोटासरा जी को तो पता ही नहीं है, सेल्फ गोल कर दिया। ये सेल्फ गोल है डोटासरा जी का, है ना। उन्होंने सोचा तो था कि हमें बदनाम करें, अब वो उनके खुद के पैरों में आग लग गई। उन्हीं के लोगों ने जब ये सब किया है और वो सामने भी आ गया। पहली बात तो ये कि मैं ऐसे विषय उठाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने एक योजनापूर्वक हमारी आस्थाओं को और समाप्त करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से पूरी और छानबीन भी कर रहे हैं, उस पर SIT का गठन भी हुआ है, दोषी को दंडित भी करेंगे, कर रहे हैं। जहाँ तक ऐसे लोगों पर चंपत राय जैसे जो समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, उन लोगों को बदनाम करने के लिए प्लानिंग करते जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि देखिए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आस्था पर हमले विदेशी आक्रांता किया करते थे, आज फिर से वो शक्तियाँ इस प्रकार का प्रयास करती जा रही है। निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की छानबीन करके उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। वहीं राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। 2 दिन 4 जिले और कई सियासी संदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर और उदयपुर के दौरे में पायलट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आदिवासी समाज के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव दिखाया और बीजेपी सरकार पर भी तीखे हमले बोले। खास बात यह रही कि कांग्रेस के अलग अलग खेमों के नेता भी इस दौरान एक मंच पर नजर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ संगठनात्मक दौरा था या फिर मिशन 2028 की तैयारी का आगाज भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का 2 दिवसीय मेवाड़ वागड़ दौरा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर और उदयपुर में पायलट ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। कुशलगढ़ में कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया के दिवंगत पति और पूर्व प्रधान हुरतिंग खड़िया की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दौरे के दौरान पायलट सिर्फ राजनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रहे, वे पारंपरिक आदिवासी साफा और वेशभूषा में नजर आए। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए और आदिवासी समाज के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। कहीं बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर पायलट का स्वागत किया गया, तो कहीं किसानों ने हल भेंट कर पायलट का आभार जताया। सचिन पायलट के इस दौरे को भावनात्मक और राजनीतिक जुड़ाव के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा फोकस आदिवासी बेल्ट रहा, जहां कांग्रेस अपने पारंपरिक जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी दिखाई दी। वागड़ क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर समझने के लिए सबसे पहले विधानसभा सीटों का गणित देखना जरूरी है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 3 और बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। वागड़ की राजनीति अब त्रिकोणीय होती जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने कांग्रेस की चुनौती बढ़ा दी है, जबकि बीजेपी भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए ये इलाका 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस इस क्षेत्र में बीजेपी और बीएपी दोनों के खिलाफ अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब आपको बताते हैं क्यों अहम है ये दौरा। आदिवासी बेल्ट में बीएपी के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश, इलाके में बीजेपी भी लगातार सक्रिय है। ऐसे में कांग्रेस की नजर अपने पारंपरिक वोट बैंक पर है। आदिवासी समाज के बीच राजनीतिक और सामाजिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश, यानी कांग्रेस ने मिशन 2028 की तैयारी के संकेत दे दिए हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट का मेवाड़ वागड़ दौरा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।
कांग्रेस के भीतर पायलट की लगातार सक्रियता को भविष्य की रणनीति और संगठन में उनकी भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने दौरे के दौरान पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये तो लग रहा है कि राजस्थान की सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया और बहुत कम ऐसा होता है कि इतने कम समय में सरकार अपना एक बाल खो दे। जनता का विश्वास, क्योंकि पहले 1-2 साल तो जनता समय देती सरकार को काम करने का, लेकिन हर मोर्चे पर आज जो हालात राजस्थान के अंदर हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है, उसको सुनने वाला नहीं है। सरकार अभी फंसी हुई है कि ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है, किसको करना है। इतने सारी सत्ता के केंद्र बन चुके हैं कि कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं प्रदेश के अंदर, और अधिकारियों के दम पर ही सरकार चल रही है। मुझे जो आज मैंने ज़िले का दौरा किया है, जो कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, आम जनता से हमारी मुलाकात हुई है, एक सुबहघाट चालू हो गई है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। कुल मिलाकर मेवाड़ वागड़ का ये दौरा सिर्फ श्रद्धांजलि सभा, कार्यकर्ता बैठक या मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं रहा। इस दौरे के जरिए सचिन पायलट ने आदिवासी राजनीति, कांग्रेस संगठन और मिशन 2028 को लेकर कई राजनीतिक संकेत दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये सक्रियता आने वाले दिनों में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा बनती है या फिर इसे केवल संगठनात्मक अभियान तक ही सीमित रखा जाता है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारीक की रिपोर्ट। और अब बात बॉर्डर से सटे इलाकों की, जहां पर बुलडोजर एक्शन अब रुकने वाला नहीं है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी जमीन की रक्षा के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। वहीं विपक्ष इसे चुनिंदा लोगों के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई बता रहा है। यानी बुलडोजर अब सिर्फ अतिक्रमण नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिर कैसे बना, जरा आगे आपको दिखाते हैं। पाक बॉर्डर पर नहीं रुकेगा बुलडोजर। सीमा पर गरजता रहेगा बुलडोजर। 50 किलोमीटर तक फैसले के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी जमीन और सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बुलडोजर की आड़ में सरकार द्वेषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। ये केवल एक समय की बात नहीं है, नोटिस अभी भी जारी हो रहे हैं, चाहे धार्मिक स्थान हो चाहे व्यवसायिक स्थान हो। अभी कुछ दुकानों को भी नोटिस दिए हैं जो गौचर में बने हुए हैं। ये जो याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन थी, आज उस पर माननीय न्यायाधीश ने एक फैसला दिया है, इसको याचिका को खारिज करा है और खारिज करने का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्राथमिकता दी है। और न्यायाधीश ने ये भी कहा अपने याचिका उसमें निर्णय में कि आस्था का सम्मान हो, नियमों की मान हो और राष्ट्रीय प्रधान रहे। और राष्ट्रीय हित में जो भी फैसला हो रहा है मैं उसके पक्ष में हूँ। सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है, सीमाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी बिना स्वीकृति के कोई भवन बना करके
उसको आस्था का स्थान दिखा करके उसमें कोई किसी को शरण दे दे, किसी को छुपा दे, कोई शस्त्र एकत्रित कर ले जो जिससे देश को हानि हो सकती है, तो कौन इसको ठीक मानेगा। इसलिए यदि कहीं पर भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कोई काम किया जाता है तो वो तो प्रत्येक देश का नागरिक इसको ठीक मानता है, होना ही चाहिए। देश की सुरक्षा पहले। जहां कहीं पर भी अगर हाईकोर्ट का फैसला है तो मैं उसका फैसलों को मैंने रिव्यू नहीं किया है, बट मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट करके काम नहीं करना चाहिए। अगर है तो सरकार को कम से कम 50 किलोमीटर में तो कई गांव आते हैं, आप जाकर अंदाज लगाना चाहोगे तो सैकड़ों गांव इसके अंदर में अंदर आ जाएंगे। तो गांव कहां जाके आप शिफ्ट करोगे? और उसमें केवल कोई माइनॉरिटी के लोग नहीं है, उसमें हिंदू भी सैकड़ों की संख्या में आएंगे। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि आप इसमें एक शांतिपूर्ण वातावरण में बिना किसी धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए जो भी राष्ट्र हित में हो वो काम करना चाहिए। अब साफ है कि सीमावर्ती इलाकों में बुलडोजर अभियान फिलहाल थमने वाला नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार का रास्ता आसान कर दिया है, लेकिन अदालत से मिली राहत के बाद सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जयपुर की सड़कें जाम और प्रदूषण से मुक्त होंगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक संचालित होगा और जल्द ही फिक्स टाइमर भी बंद होगा और सड़कों पर लाइव ट्रैफिक देख करके खुद सिग्नल बदलेगा। रामबाग सर्किल पर 39 दिनों का महा ट्रायल सफल हो चुका है और बिना इंसानी दखल के 48 लाख गाड़ियां इससे क्लियर हुई हैं। हर लेन में बचे 8 से 45 सेकेंड पेंडिंग चालान भी अब एआई सिस्टम पकड़ सकेगा। तो यानी कि अपने आप में नई तकनीक एआई का इस्तेमाल इस सिस्टम के अंदर ला करके तेजी और आम लोगों की सहूलियत के लिए ये कारगर साबित होगा। जयपुर के रामबाग सर्किल को और ज्यादा हाईटेक किया गया है। इस बार सहायता ली गई है एआई ITMS की, यानी कि एआई यहाँ पर काम करेगा। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो सिग्नल होता है उसमें 60 सेकंड और 90 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन कई बार ट्रैफिक कम होता है तो भी वही टाइम लगता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो भी वही टाइम लगता है। तो इस एआई कैमरों की मदद से, एआई सॉफ्टवेयर की मदद से अब जो टाइम है उसको ट्रैफिक को देख के अपने आप घटा दिया जाएगा और अपने आप बढ़ा दिया जाएगा। तो रामबाग सर्किल से इसकी शुरुआत की गई है। जयपुर के लगभग 450 चौराहे उसमें से अब जल्द एक बार यहाँ सफल हो गया, उसको आगे भी जो है लेकर जाएगा। कुल मिला के कहा जाए कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाना इसका मकसद है। रविंद्र जी हमारे साथ है। रविंद्र जी, कैसे ये काम करेगा और कितना फ़ायदा रहने वाला है? देखो, अभी तक इसका जो प्रयोग किया गया है बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये ऑटोमेटिक अपने इसमें रेंज में लेके और पूरे ट्रैफिक को जब तक ये बत्ती पार नहीं कर जाता जब तक ये चलता रहता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें टाइम रहता है 90 सेकंड 60 सेकंड का, तो मान लो ट्रैफिक कम होगा तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक के स्टॉप लाइन से जो पीछे खड़ा रहता है तो एआई ये देखता है कितना ट्रैफिक है, वो जितना ट्रैफिक होता है उसी के हिसाब से टाइम लेता है ये अकॉर्डिंग ये। और मान लो ट्रैफिक ज़्यादा है तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। वो कितना तक बढ़ जाएगा? ट्रैफिक ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक एआई अपना टाइम बढ़ा के और पूरे ट्रैफिक को ले लेता है। तो इससे आप रामबाग सर्किल से लोग डरते हैं आने में, क्या बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ता बदल देते हैं, तो अब क्या आपको फायदा दिख रहा है आपकी ड्यूटी? अभी कोई रास्ता चेंज नहीं है, सभी स्टॉप लाइन की सारे सिस्टमों की मतलब यातायात नियमों की पालना कर रहे हैं और सभी हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, रेड बत्ती भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इस सिस्टम को आने के बाद में अच्छा हो गया। किस प्रकार से एआई ITMS काम कर रहा है, अपने हिसाब से ट्रैफिक को देख के ये अपना टाइम जो है वो अब बदल लेता है और रामबाग सर्किल पे इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अभी ट्रैफिक जाम की स्थिति कम हो रही है और बहुत सुचारू, बहुत स्मूथली ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। जो योगेश गोयल है जो कि DCP ट्रैफिक, उनका कहना है कि यहाँ से शुरुआत के बाद अब आगे पूरे जयपुर शहर के तमाम मुख्य सर्किल पर इसको ले जाना इसका मकसद है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर। और वहीं ब्यावर से बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल में हंगामा हुआ, गर्भवती महिला समेत 3 लोगों की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों और ग्रामीणों का इस दौरान प्रदर्शन भी हुआ। गुस्साए लोगों ने अस्पताल पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव से अस्पताल के शीशे टूट गए। दोषी चिकित्सा कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है और इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा।
तो आपको बताएं कि गर्भवती महिला समेत इस मामले को लेकर क्योंकि काफी आक्रोश लोगों के अंदर देखा गया, गुस्साए लोगों ने अस्पताल पर पथराव कर दिया और पथराव के दौरान अस्पताल के शीशे भी टूटे। और अब बूंदी से बड़ी खबर, जहां दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई और भिड़ंत में 11वीं के छात्र की मौत हो गई है। स्कूल से घर लौटते वक्त हादसे का जो है छात्र शिकार होता है, साथ ही छात्र भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। दूसरी बाइक पर सवार की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के माटुंडा रोड की यह घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है और इसमें सदर थाना क्षेत्र के माटुंडा रोड का यह मामला है। साथ ही जो छात्र था गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के भाई समेत 3 लोगों पर एफआईआर। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गोली चलाने का आरोप है। शालिग्राम गर्ग पर किसान ने आरोप लगाए हैं। जमीन विवाद में किसान को गोली मारी। घायल किसान मोतीलाल अस्पताल में भर्ती है और जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर किसान पर गोली चलाई गई। छतरपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी रजत सकलेचा ने इस घटना की पुष्टि की है। तो भाई पर गोली चलाने का आरोप है और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर यह आरोप लग रहा है। छतरपुर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आप धीरेन्द्र शास्त्री के भाई समेत 3 लोगों पर एफआईआर हुई है और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गोली चलाने का आरोप फिलहाल लग रहा है। तस्वीरें भी हालांकि इसकी सामने आई हैं और इस मामले को लेकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। इसने गोली मारी क्यों भैया? कौन है ये साले? के भाई। किस बात को लेकर मारी? उसने जमीन छीन रहे लोगों की, तो एक साथ चलेगा। हम दवाई दिए लोगों। किसने मारी है गोली? हीरा महाज के भाई ने। कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर की है। कौन मारा? कितने लगे हैं आपके? आपकी कितने लगे हैं? हमको 1 गोली सिर में लग गई। 2-3 लोग डंडों पर मारा। किसने मारा है? हीरा महाज के भाई शालिग्राम गड़क। किस बात को लेकर के? थोड़ी इस जान की जमीन छीन रहा है गाँव की, सब लोगों की, गरीब आदमियों की। वो 2-3 लोग और थे, उसने मेरे साथ मारपीट फेरिंग करी पिस्टल से। मेरे 3-4 फेर पे। कितनी गोली कहाँ से निकली आपके? यहाँ पर लगी है, यहाँ कान में भी लगी, यहाँ पर उसने डंडा मारा शालिग्राम गड़क में। कितने भाई आए थे? कितने लोग थे उसके साथ? 4-5 लोग थे। क्यों, विवाद किस बात का था? कुछ नहीं था, थोड़ी राजनगर एक जन के साथ गए थे, मतलब तो वो बोला उसके साथ क्यों गए हो तुम। कोई जमीनी विवाद भी है? हाँ, जमीन छुड़ा रहा था उस लोगों की, मतलब गांव की बहुत सारी जमीन छुड़ा ली उसने। सिर में क्या डंडे से चोटें आई है? सिर में डंडा मारा, यहाँ पर मतलब पिस्टल से मतलब फायरिंग की है उसने। 3-4 फायरिंग की है। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गड़क। एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या है। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। इनका कहना है कि कोई पुराना विवाद था जिसके बात करने के लिए इस गांव में आए थे आरोपी, और उसी दौरान जब दोनों के पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ा तो लाठी चली है और इसमें गोली चलने का भी आरोप इसमें लगा है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।